जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस और मेरे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़ियाउर रहमान। कैसे हैं आप सब? हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट भी कर दें, बेल आइकन प्रेस भी कर दें। तो जैसा कि आपको पता है, चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर वेरी चुका गुड है। यार, बड़ी फ़ख्र की बात है वैसे, बिल्कुल। क्योंकि नहीं, हमारे लिए भी फ़ख्र की बात हम है। एशिया वाले हैं, तो जी हमारा मुल्क से गया है, तो मतलब हम जी, सारे हमारे पड़ोसी हैं हमारे ना। हमसाए मुल्क, हम हमारी खला से क्या होगा। सारी बात है, बड़ा हमें चांद हमारा भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो साउथ पोल पे गया तो वो हमारा भी सेल्फ बिल्कुल है। बिल्कुल। चंदा मामू, अल्लाह हाफिज़। चंदा मामू दूर के, बड़े पकाए दूर के। ये भाई थे, ये चांद पे जा रहे हैं। तो आज हम जिस वीडियो पे रेड करने वाले हैं वो इंडिया मेक हिस्ट्री चंद्रयान 3 लूनर लैंडिंग और ध्रुव की वीडियो है, तो हम इस पर वीडियो रेड करने वाले हैं। तो वैसे यार बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई है। जी, मुझे बहुत खुशी है। बस चाह तो मेरा नाम नहीं लिख के आए वो। जी जी, स्टार्ट करें, 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन 2008 लॉन्च किया चंद्रयान जाता गया है। था। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। कप्तान पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2008 चांद के में। साउथ पोल के एरिया में मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चाइना के द्वारा रेगुलरली मून पर मिशंस भेजे जाते हैं। इजराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रशिया के द्वारा भी कई लूनर रशिया तो मिशंस fail हो प्लान किए जाते हैं। रशिया? लेकिन आज दुनिया की क्रैश नजर हो है गया। इंडिया कई के दफा रशिया चंद्रयान गया। 3 रशिया मिशन का क्रैश हो आखिर गया। कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 का मिशन करेगा और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हो गया था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. बम से आ रहे हैं। मून मिशंस यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस 5-6 अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। साल 1950s में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने शुरू किए थे, और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव होती गई है, इन मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ती गई है। सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशंस। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में जो चांद के पास से गुजरे, यानी चांद के चारों ओर ये गोल गोल नहीं घूमे बल्कि चांद के पास से उड़कर ये बगल से निकल जाए। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से गुजरा था। इसके 2 महीने बाद रशिया। अमेरिका ने अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायनियर 4। इनका मकसद था दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता रशिया। है, तब हमें पहली बार चांद की एक फोटो देखने को मिलती है करीब से। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये पहली फोटो मून की दूसरी साइड की ली गई थी, जो डार्क साइड होती है मून की, जो धरती से हमें नॉर्मली कभी दिखती नहीं। आज के दिन फ्लाई बाय मिशंस तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा। लेकिन चांद को ही अगर स्पेशली जांचना है तो आती है अगली कैटेगरी मिशंस की, जिन्हें ऑर्बिटर मिशंस बुलाया जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है, और यहाँ से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। टिल डेट 40 से ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशंस हो चुके हैं, और आज के दिन तक ये मोस्ट कॉमन मून मिशन का टाइप है। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा रशिया। लूना 10 साल 1966 में। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इम्पैक्ट मिशंस की। ये मिशंस ऑर्बिटर मिशंस का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट करते रहता है, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इन मिशंस को इम्पैक्ट मिशंस बुलाया जाता है। आप पूछोगे ये क्रैश लैंड कराने का क्या तुक बना? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। क्रैश लैंडिंग करने तक का जो समय है, जब वो चांद के करीब करीब आए जा रहा है, उसी समय में काफ़ी सारी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स ली जा सकती है।
इसलिए इम्पैक्ट मिशंस भी काफी यूजफुल होते तो हैं। crash चंद्रयान 1 हमारा एक इम्पैक्ट मिशन था। अच्छा, impact जो हिस्सा mission। स्पेसक्राफ्ट का अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है उसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रास ऑल्टीट्यूडनल कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता था। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग्स लेता रहता था जैसे जैसे ये चांद के करीब आ रहा था क्रैश लैंड करने के लिए। और इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता चला कि चांद की एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। ये मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश करता है शैकल्टन क्रेटर पर जाकर। चांद पर ये क्रेटर है जो चुना गया था और जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर भी था जो अपना ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था। ऑब्वियसली ऑर्बिटर के बिना मून इम्पैक्ट प्रोब लॉन्च भी नहीं किया जा सकता। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। जब मून इम्पैक्ट प्रोब जाकर क्रैश लैंड किया चांद पर, तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। उस मिट्टी को, उस लूनार सॉइल को एनालाइज किया इस इंस्ट्रूमेंट ने और इसी एनालिसिस के बाद कंफर्म हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। चौथी कैटेगरी आती है मून मिशंस की, लैंडर मिशंस। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। क्रैश नहीं करना, आराम से उतारना है ताकि चांद पर लैंड कर सके कोई हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का। जो हिस्सा लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। ये करना बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है और जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार ट्राई करी ये करने की तो पहले 15 अटेम्प्ट्स में वो फेल रहे। 15 अटेम्प्ट्स मायने रखता है। साल 1966 में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जाता है एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा, इनके लूना 9 मिशन के द्वारा। दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी ये मून पर और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली फोटो भी खींची चांद के सरफेस की। ये फोटो कुछ ऐसी दिखती है। ज्यादा हाई क्वालिटी फोटो एक्सपेक्ट मत करो, ये 1966 की बात है। वैसे स्पेस के वीडियोस देखकर दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट आता है इसी फील्ड में अपना करियर बनाने में, एरोस्पेस और रॉकेट साइंस, लेकिन आप जानते नहीं कि एग्जैक्टली ये कैसे किया जाए, क्या इंडिया में पढ़ाई की जाए या अब्रॉड कोई यूनिवर्सिटी ढूंढी जाए, कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सबसे ज्यादा सूटेबल रहेंगे, उनमें कौन से प्रोग्राम्स आपको इस करियर पाथ पर ले जा सकते हैं, इन सवालों के जवाब के लिए एक बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन है, चैट जीपीटी। किसी महंगे करियर काउंसलर के पास जाने की जगह जो कि अक्सर वैसे भी आपके पेरेंट्स की बातों से बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं, आप चैट जीपीटी को ही अपना करियर काउंसलर बना सकते हो। आप इससे इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को लेकर सवाल पूछ सकते हो, स्कॉलरशिप्स ढूंढ सकते हो, बाहर पढ़ने जाना है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेसिस पर शहरों को ढूंढ सकते हो। ये सब कैसे करना है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है मास्टर चैट जीपीटी के स्टूडेंट स्पेशल कोर्स में। जो मेरा फुल चैट जीपीटी कोर्स है उसमें स्टूडेंट का चैप्टर आप स्टूडेंट स्पेशल एडिशन में अलग से खरीद सकते हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। और आप में से पहले 400 लोग जो इसे खरीदेंगे उन्हें और एडिशनल 42% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड MOON42 यूज करेंगे तो। कोर्स का लिंक इस QR कोड को स्कैन करके मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। और जो लोग आप में से फुल कोर्स खरीदना चाहते हैं उसका लिंक इस वाले QR कोड में है और ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ढेरों लोग जिन्होंने इस कोर्स को अभी तक लिया है उन्हें बहुत पसंद आया है और बहुत यूजफुल लगा है। उनके रिव्यूज यहाँ आप देख सकते हैं, तो जल्दी से जाकर आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। आमतौर पर ये जो लैंडर्स होते हैं ये काफी बल्की होते हैं, बहुत ही हैवी और बड़े बड़े होते हैं। तो ये चांद पर लैंड करके बस रुक जाते हैं वहीं पर, हिलते नहीं उसके बाद। अगर वहां चांद के ऊपर जाकर हिलना है, मूव करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगली कैटेगरी आती है मून मिशंस की, जो कि है रोवर मिशंस। रोवर्स ये छोटे से रोबोट्स होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर पाए। रोवर्स की मदद से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाया जा सकता है चांद के सरफेस पर। पहला सक्सेसफुल रोवर चांद पर भेजा गया था नवंबर 1970 में। और गेस कर सकते हो कौन सा देश था यहाँ पर? एक बार फिर से सोवियत यूनियन। इसके बाद आखिरी कैटेगरी होती है मून मिशंस की, ह्यूमन मिशंस, जहां पर इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जाता है और रोवर की जगह इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर ली 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मून मिशन भेजा गया था साल 1972 में। तो तब से लेकर अब तक किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा है और इन टोटल सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद की जमीन पर कदम रखा है। ये सारे लोग नासा के थे। एक सवाल आपके मन में यहाँ पर आएगा कि पहला रोवर मिशन पहले ह्यूमन मिशन के बाद किया गया, ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन मिशन के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग करानी काफी थी, लेकिन रोवर मिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे एक
रोवर को डेवलप किया जा सके, और ये नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने के 1 साल बाद ही हो पाया। चंद्रयान 2 का मिशन यहाँ पर एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर होता जो चांद पर उतरता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 6 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब उतर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, वो अचानक से जाकर क्रैश लैंड कर जाता है। नवंबर 2019 में निकली फेलियर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था, लेकिन इसरो ने कभी इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया और इस चीज़ को लेकर इसरो को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक इसरो बहुत ही हाईली ट्रांसपेरेंट रहा था, सब चीज़ें पब्लिक को रिवील करता था, कब क्या सक्सेसफुल हुआ, कब क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। कई महीनों तक इसरो ने यह भी क्लेम किया था कि जो लैंडर है वो इंटैक्ट है, टूटा नहीं है, बस मून पर टिल्ट होकर गिरा हुआ है। लेकिन फाइनली जब प्रेशर बढ़ा तो 1 जनवरी 2020 में जाकर इसरो के चीफ ने आकर एडमिट किया कि लैंडर एक्चुअली में क्रैश करके चकनाचूर हो चुका है। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर पर स्क्रीन ने दिखाया कि विक्रम लैंडर जब उतर रहा था तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है जब वो करीब 2 किलोमीटर ऊपर था सरफेस से, और जब वो करीब 335 मीटर ऊपर था सरफेस से, इसरो कांटेक्ट लूज कर जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग 400 मीटर ऊपर पहुंचने तक विक्रम को अपनी ऑलमोस्ट सारी वेलोसिटी खो देनी थी, लेकिन 1 किलोमीटर की हाइट तक भी विक्रम की वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर पर आवर थी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर पर आवर। इसरो के अब जो करंट चीफ हैं एस सोमनाथ, वो बताते हैं कि विक्रम के इंजन में प्रॉब्लम थी। असल में टोटल 5 इंजन में से एक थ्रस्ट थोड़ा ज्यादा था, जिसके कारण विक्रम अनस्टेबल हो गया। असल में विक्रम को एक्चुअली फोटोज लेकर डिसाइड करना था कि एक्चुअल लैंडिंग स्पॉट क्या होगा, लेकिन फोटोज लेने के लिए कभी वो स्टेबल हो ही नहीं पाया। जब उसने अपनी डायरेक्शन करेक्ट करने की कोशिश करी तो थ्रस्टर्स के मिस अलाइनमेंट की वजह से वो तेज तेज घूमने लग गया, और यहाँ विक्रम के सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिट लगाई गई थी कि वो कितना तेज घूम सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अक्यूमुलेट हुई और इसी की वजह से अल्टीमेटली जाकर विक्रम क्रैश लैंड कर गया। हम अभी इतना ही जानते हैं। अब चंद्रयान 3 की बात करी जाए तो उसे लॉन्च किया गया है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 नहीं कर पाया पूरा। कुछ गलती होने की गुंजाइश कम रखने के लिए काफी सारी मॉडिफिकेशंस करी गई हैं। पहले तो जो लैंडिंग एरिया है उसे और बड़ा कर दिया गया है। जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाय 500 मीटर का पैच था, वहीं इस बार चंद्रयान 3 एक 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। ये पिछली बारी से ऑलमोस्ट 40 गुना बड़ा एरिया है। दूसरा, चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बारी ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स किए गए हैं ताकि विक्रम ज्यादा तेजी से घूम पाए अगर जरूरत पड़े तो। और चौथा, इस बारी विक्रम को सिर्फ फोटोज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा लैंडिंग करने के लिए। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेस बताया जाता है। आधा सक्सेस इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में जो भेजा गया ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन तक वो चांद के अराउंड गोल गोल घूम के ऑर्बिट कर रहा है। तो चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली हैं उन्हें इस नए विक्रम में फीड किया गया है ताकि इसकी लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड करी जा सके। और विक्रम लैंडर का जो डिजाइन है चंद्रयान 3 में वो मोर और लेस सेम है चंद्रयान 2 से, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करी गई हैं। जैसे कि इसके जो पैर हैं वो और मजबूत बनाए गए हैं और ज़्यादा सोलर सेल्स लगाए गए हैं इस पर, और सेंसर जो हैं वो इम्प्रूव किए गए हैं। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का भी मिशन ऑब्जेक्टिव वही है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और एक रोवर उतारना। अब जो लैंडिंग की साइट है वो 70 डिग्री साउथ है, जहाँ पर कई सारे क्रेटर्स मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं, वहाँ पर कभी कोई धूप नहीं पड़ती, और इसलिए माना जाता है कि उन क्रेटर्स के अंदर कुछ बर्फ मौजूद हो सकती है। यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि जब रोवर उतारा जाएगा चंद्रयान 3 के द्वारा चांद पर तो उसे सिर्फ 1 लूनार डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। 1 लूनार डे धरती के करीब 1 महीने जितना होता है। अच्छा। मतलब 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते रात समझ लो। तो उस हिसाब से जब मून पर लैंडिंग का समय आएगा 23 और 24 अगस्त के अराउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चांद पर लैंड करेगा, और तब से सिर्फ 14 दिन का ही समय मिलेगा रोवर को सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लूनार नाइट्स के लिए नहीं बने। जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत बहुत नीचे गिर जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है। तो इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारे इसरो के चीफ ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी लैंडिंग तब हो जब चांद पर सूरज निकल रहा हो, तब से लेकर हमें फिर 14 से 15 दिन का समय मिलेगा काम करने के लिए। और अगर लैंडिंग 23-24 अगस्त के अराउंड नहीं हो पाई तो हम 1 और महीना वेट करेंगे और इसे सितंबर में लैंड करवाएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो विक्रम लैंडर का वजन है करीब 1750 किलो और रोवर का वजन है करीब 26 किलो। रोवर का नाम एक बार फिर से प्रज्ञान ही रखा गया है।
टोटल में 3 मॉड्यूल्स लगे हैं चंद्रयान 3 में, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर का मकसद तो आप जानते ही हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का यहाँ पर मकसद है चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकालना और चांद की तरफ भेजना। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ही ये लैंडर और रोवर पहले चांद के ऑर्बिट में आएंगे और जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब उन्हें लैंडिंग के लिए उतारा जाएगा। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और उसे ही दोबारा से यूज किया जाएगा। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो भी चांद के अराउंड 3 से 6 महीने तक चक्कर गोल गोल लगाते रहेगा, मून के ऑर्बिट में ही रहेगा। उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए और बाकी और रीडिंग्स लेने के लिए। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, इसका शॉर्ट फॉर्म शेप। ये छोटे छोटे एक्सो प्लैनेट्स की खोज करेगा स्पेस में। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, LIBS और APXS। LIBS का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी का केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करेगा कि कौन कौन से मिनरल्स चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरा APXS का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों के लिए यही करेगा। जब प्रज्ञान ये काम करेगा तो विक्रम लैंडर उसकी कुछ फोटोज भी खींच रहा होगा और ये फोटोज हमें जल्द ही देखने को मिल सकती हैं अगर सब कुछ सही जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही जाए। विक्रम लैंडर पर खुद 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। पहला है रामबा, इसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद कुछ छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगा और जो गैस उससे रिलीज होगी उसे एनालाइज करेगा। दूसरा है चेस्ट, फुल फॉर्म चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करेगा, कितना तापमान है साउथ पोल में मून के। तीसरा है इल्सा, द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करेगा कि मून पर कितने अर्थक्वेक्स होते हैं। उन्हें अर्थक्वेक्स नहीं कहा जाएगा, वैसे मून क्वेक्स कहा जाएगा। इससे हम चांद के अंदर के क्रस्ट और मैंटल स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। और चौथा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नासा की देन है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये लेजर के जरिए धरती से सिग्नल्स बाउंस करेगा। इसकी मदद से साइंटिस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर कहाँ पर लैंड किया है और चांद की रेंज क्या है, क्योंकि 5 और ऐसे रेट्रो रिफ्लेक्टर्स ऑलरेडी चांद पर मौजूद हैं, तो एग्जैक्ट डिस्टेंसेस पता लग पाएंगे हमें चांद पर। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करके टोटल में 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं चंद्रयान 3 में। इन 7 इंस्ट्रूमेंट्स को 7 पेलोड्स भी कह सकते हो। पेलोड शब्द अक्सर इनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अलावा यहाँ पर प्राइड का भी सवाल है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। इंडिया चौथा देश बन जाएगा सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ये चीज़ वैसे 2019 में ही हो जानी थी अगर चंद्रयान 2 का वो वाला हिस्सा मिशन का फेल ना होता तो। वैसे चंद्रयान 1 का जो इम्पैक्ट मिशन था उसकी मदद से इंडिया ऑलरेडी 5वां देश बन गया था चांद के सरफेस को टच करने वाला। सोवियत यूनियन, अमेरिका, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी यूरोप के बाद। तब से लेकर अब तक 4 और देश इस चीज़ को अचीव कर चुके हैं, चाइना, इजराइल, लक्समबर्ग और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन देशों ने ये किया 2009, 2019, मार्च 2022 और दिसंबर 2022 में रिस्पेक्टिवली। चंद्रयान 3 के बाद हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी का अगला बड़ा प्लान है गगनयान, एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना जिससे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में ले जाया जा सके। ओरिजिनली ये प्लान किया गया था कि 2022 में ही हो जाएगा, लेकिन इस मिशन में काफ़ी डिलेज देखने को मिले हैं। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 में इसे किया जाएगा। मून मिशंस की बात करी जाए तो रशिया का जो लूना 25 है वो अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये क्रैश हो चुका है मून पर। तो ये वाला मिशन फेल रहा रशिया की तरफ से। अमेरिका का आर्टेमिस 2 भी प्लान्ड है नवंबर 2024 में, जब इंसानों को मून के पास ऑर्बिट करने के लिए भेजा जाएगा। वो लोग जो इसमें जाएंगे वो अभी तक का फर्देस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे स्पेस में। और आने वाले सालों में चाइना भी प्लान कर रहा है चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको स्पेस में दिलचस्पी है तो यहाँ सारे स्पेस रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, अपोलो 11, ब्लैक होल्स, वॉर्म होल्स, अपोलो 13। कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड यार, बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत इंफॉर्मेशन और ब्रीफ पॉइंट पे उसने दिए। एक पार्ट जो लगा हुआ था और एक पार्ट का क्या मकसद था वहाँ जाने का यार। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन कौन वहाँ पे जा चुके हैं और किस तरह वो जा चुके हैं, शुरू में किस तरह शुरू हुआ था यार, सक्सेस हुए हैं या फेल हुए हैं। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बहुत शानदार वीडियो बनाई है। तो और हम अप्रिशिएट करेंगे इंडिया को चंद्रयान 3 के लिए।
और अच्छा चंद्रयान 2 भी, अच्छा हम समझ रहे थे कि पता नहीं जैसे क्रैश, अच्छा वो उनके अपने सॉफ्टवेयर की वजह से क्रैश हुआ, उनकी अपनी गलती थी। बिल्कुल ऐसा यार, कुछ नहीं हुआ कि यार वो मेन चीज़ ये होती ना, हम खुद ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, कि उन्होंने बार बार हिम्मत की है और आज वो कामयाब हो गए। और हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं कि ओ उनका फेल हो गया, हालांकि उनका फेल भी हुआ, उसमें भी उन्होंने सबक मिला है। सबक मिला है। उनका पहला जो है 2019 में गया, फिर नहीं 22 2009 पहला चंद्रयान 2009 में सबसे पहला गया। वेरी गुड, चंद्रयान 1 जो कि ऑर्बिट में था, बिल्कुल जो क्रैश करवाना था लैंडिंग, और दूसरा चंद्रयान 2 2019 में, अब 23 में 2023 में, और जो सक्सेसफुल भी हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हम अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, और इसी तरह ही बड़े आप लोग खुश हैं, कामयाबियाँ हम भी दें। बड़े खुश हैं, हम भी बड़े खुश हैं। बिल्कुल एक दिन आएगा हम भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे तो वैसे अभी वैसे बात तो है कि हमारे तो झंडे में चांद है ना, भाई उन्होंने चांद पे झंडा लगा दिया है। वो वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी मुल्कों ने चांद पे झंडा लगाया है, किसी के मुल्कों में झंडे पे चांद है। और हमें ये डंडा दिया हुआ है। तो चले इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।